नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। हेल्थ से जुड़े इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो ऐसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बेहतरीन काम किया है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हेमंत, जो कि छोटे शहरों में हजारों पेशेंट को कोविड लहर की जो कोविड की दूसरी लहर थी उसमें उन्होंने उनका इलाज किया है। तो उनके अनुभव को भी जानेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक आचार्य, जिन्होंने कोविड पर विशेष काम किया है, खास तौर पर छोटे जगहों पर, और वो साइंटिस्ट भी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि कोविड को लेकर के जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है उसको लेकर के छोटे शहरों में क्या तैयारियां हैं, लोगों में कितनी अवेयरनेस है। TV9 डिजिटल ने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है, वो है TV9 वैन, यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क। आइए देखते हैं ये क्या है TV9 वेटिंग एरिया नेटवर्क। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो आइए चलते हैं अपने दो मेहमानों के पास जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हेमंत से। डॉक्टर हेमंत बिहार के बरौनी में डॉक्टर हैं और दूसरी लहर में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। आसपास के 4 जिलों के पेशेंट्स का इलाज इन्होंने किया है। तो उनके अनुभव को जानते हैं और उनसे ये भी बात करते हैं कि तीसरी लहर को लेकर के वहाँ के लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। डॉक्टर हेमंत, दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा बिहार भी उससे प्रभावित हुआ है और आप जिन 4 जिलों के पेशेंट्स को आपने देखा उसमें आप काफ़ी चर्चित भी रहे वहाँ पर। अब क्या अंतर पाते हैं वहाँ पर? क्या तीसरी लहर को लेकर के लोगों में जागरूकता आप देखते हैं, और प्रशासनिक लेवल पर भी आप क्या तैयारियां देख रहे हैं वहाँ पर? जी देखिए, मैं जैसा बताऊंगा, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। तो दूसरी लहर के बारे में ये था कि जैसे हम लोगों ने पहली लहर को देखा और सेकेंड वेव के बीच में टाइम काफ़ी हो गया था, तो लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन से, पब्लिक से, सभी लोगों को लग रहा था कि ये अब शायद कोरोना खत्म आ गया था, वैक्सीनेशन भी हो रहा था। तो लोगों में डेफिनेटली है कि लोगों ने लापरवाही की। अनलॉक होने के बाद दुकानें वगैरह खुली और जो उसका नतीजा ये हुआ कि जो दूसरी लहर थी, डेफिनेटली हम लोग उसके लिए बहुत तैयार नहीं थे। इस वजह से हुआ कि लोग, पेशेंट जो भी थे वो, और खास करके गाँव में पेशेंट जो हॉस्पिटल आते भी थे तो काफ़ी लेट कंडीशन में आते थे। अर्ली अगर जो पेशेंट हैं, जो कुछ लोग जागरूक हैं, जो अर्ली पेशेंट आ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे थे, कंसल्टेशन में आ जा रहे थे, तो उसमें देखा कि प्रॉब्लम बहुत कम ही हुई। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करीब 1000 कोविड पेशेंट का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का है। तो उसमें से मैंने केवल हार्डली 2-3 ऐसे पेशेंट देखे जिनको ओपीडी में मैंने देखा, फीवर क्लिनिक में देखा, और जिनको कि अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। नहीं तो ज़्यादातर जो पेशेंट थे वो लेट स्टेज में आ रहे थे, जो अपनी बीमारी को डर रहे थे। एक भय का भी था कि कोरोना हो गया है तो अब नहीं जाना है, घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, अपने लेवल से इलाज कर रहे हैं। तो उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और उसके बाद जो है दूसरी लहर को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जो भी बन सका हम लोगों ने किया। प्रशासन भी बाद में थोड़ा सा जब लगा कि काफ़ी हो गया तो प्रशासन का भी काफ़ी उसमें योगदान रहा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहा, लेकिन
जो हम लोग अगर ध्यान दें WHO की बात पे, तो उसने साफ साफ शुरुआत में ही कहा था कि ये पैंडेमिक 2-3 साल तक आपको परेशान करेगा, और ये इसके वेव्स आते रहेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, कई जगहों पे आप चौथी लहर भी देख रहे हैं यूरोप वगैरह में। तो ये चलता रहेगा। इसका एकमात्र समाधान यही है कि आप चीज़ों, लोगों में, पब्लिक हमेशा अवेयर रहे। आप एक जो बोलते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीलरेटर पे पैर एक लगा रहना चाहिए। अगर नहीं वो होगा, कहीं भी हम लैक्स होंगे, तो डेफिनेटली ये थर्ड वेव भी आएगा, थर्ड वेव से हम जूझ जाएंगे तो फोर्थ भी आएगा। और ये आपने वायरस आपने जो है, डॉक्टर अहमद बिल्कुल सही कहा। हम डॉक्टर दीपक की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसा डॉक्टर हेमंत ने कहा कि दूसरी लहर में लोगों में उस तरह की जागरूकता नहीं थी, लोग बड़े कैजुअली ले रहे थे। पर अब ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो डेल्टा प्लस की वजह से हो सकता है, और इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो भी ज़्यादा है, संक्रमण की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और ये घातक भी ज़्यादा हो सकता है। आपको क्या लगता है, छोटे जगहों में लोगों में क्या इस बात को लेकर के अवेयरनेस है, और इस वजह से क्या वो प्रॉपर बिहेवियर, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, मैं बेसिकली पेशे से साइंटिस्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं रूरल डोमेन में काफ़ी ट्रैवल करते रहता हूँ। मेरा काम स्काउटिंग डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ट्रेडिशनल नॉलेज का। लेकिन साइंस की नज़रों से देखता हूँ गांव देहातों को। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखी थी, जब पहली वेव आई थी और गांव देहातों का जो सीन था वो नेग्लिजिबल था। वहाँ पर वेव का कोई खासा असर नहीं था पहली वेव में। और जब हम शहरों की खबरें जब गांव तक छनकर पहुंचती थी तो गांव वाले हंसते थे इस बात को लेकर कि क्या ये जबरन एक माहौल क्रिएट किया गया है, और कोरोना कोरोना जैसी कोई बातें ऐसी नहीं हैं, क्योंकि छोटे इलाकों में ये पहुंचा नहीं था। और लोग कंपेयर करते थे शहर के। जब हम लॉकडाउन में बैठे हुए थे तो हम चर्चा करते थे कि यार काश हम गांव देहात में होते, खुली हवा होती, दूर दूर ऑलरेडी वहाँ पर डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, गांव में लोग इतना मेल जोल नहीं करते हैं, रहन सहन वहाँ का अलग है, लोग ये सोचते थे। क्योंकि गांव तक पैर नहीं पसारा था कोरोना ने पहली वेव में। पहली वेव के बाद जब मैं ट्रैवल किया रूरल एरियाज़ में, तो जो लोग सवाल करते थे कि ऐसा क्या हो गया था कि लॉकडाउन लगाना पड़ा आपको वहाँ, हम लोग तो यहाँ पर घूमते थे, गांव देहातों में मिल लेते थे एक दूसरे से। लेकिन सेकंड वेव के आते आते आखिरी तक पहुँचते पहुँचते ये गाँव तक पहुँच गया। और जब गाँव तक पहुँचा तो जो पहला वेव का और सेकंड वेव का आधा हिस्सा गुजर चुका था, वहाँ तक का जो नेग्लिजेंस रहा उसने इम्पैक्ट डालना शुरू किया देहाती इलाकों में, गांव देहातों में। और चूंकि लोगों को उतनी अवेयरनेस थी नहीं, लोगों तक उतनी जानकारियां सही तरीके से पहुंची नहीं थी, और तीसरा सोशल मीडिया ने जो बुरा काम किया, वहाँ पर जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले जो मैसेजेस होते हैं और वहाँ पर जो फेक जानकारियां जाने लगी वहाँ पर, तो वो लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया कि एक बहुत बड़ा तबका था जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा था कोरोना के बारे में कि भाई ये फार्मा इंडस्ट्री की रणनीति है, ये आपको जबरन बीमार किया जा रहा है, ये चीन ने अटैक कर दिया है, कुछ कर दिया है, ये शहर वाले लोगों को हो रहा है, जो लोग पोल्यूशन में रहते हैं उन लोगों को हो रहा है। आपको भी याद होगा जब शुरुआत में मैसेजेस आते थे कि हम हिंदुस्तानियों को कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि हम कीचड़ से बॉल निकाल कर खेलने वाले लोग हैं, हम तो गुटखा और खैनी मसल कर खाने वाले लोग हैं, हम कोरोना को भी मसल कर खा जाएंगे। तो जोक्स बनाए जाते थे। तो हंसी खेलते में लोगों का ध्यान इसकी गंभीरता पे नहीं गया, और वो गंभीरता नहीं आने की वजह से बहुत हद तक लोग कंफ्यूज रहे। लेकिन जब वहाँ पर आया तो वहाँ पर हालत बैंड थी, क्योंकि हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं था। पीएससीज में जाएंगे, डॉक्टर्स को इतना एजुकेशन नहीं था। डॉक्टर्स को एजुकेशन से मतलब मेरा ये कहना है कि हर डॉक्टर नहीं, लेकिन जनरली छोटे इलाकों में डॉक्टर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं लेटेस्ट जानकारियों से। नई चीज़ों को अपग्रेड करना, तमाम तरह की मीडिया से अपने आप को और जानकारियाँ इकट्ठा करना, साइंस रिसर्च और जर्नल्स को पढ़ना, ये सब चीज़ें छोटे इलाकों में नहीं होती है। ये थोड़ी कहने में कठोर लगती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे, डॉक्टर हेमंत की तरह, जो लोग शायद फ्रंट लाइन वॉरियर थे और जो लोग फ्रंट लाइन इसको काम कर रहे थे। तो ये एक जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, ये सबसे बड़ा एक इशू बना, जो मुझे दिखता है कि गांव देहातों में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, लोगों की जो भ्रांतियां थी, गलत तरीके से जानकारी आने लगी। और इस बीच में जब हमने जनवरी से जब
वैक्सीनेशन ड्राइव चलना शुरू हुआ, तो दूसरा बड़ा जो झटका था वो गांव देहातों के हिसाब से वो लगना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर फिर वैक्सीन के बारे में गलत जानकारियाँ आने लगी, वैक्सीन के बारे में गलत फहमियाँ आने लगी, और जिसका असर जो हुआ वो हेजिटेंसी के रूप में कन्वर्ट हुआ। गांव देहातों में बहुत लंबे समय तक, इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडामेंट हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं लगाना है, जबकि ये सारी दुनिया जान रही है कि वेव्स तो आती रहेंगी लेकिन बचेगा वो जो वैक्सीनेट होगा, टाइम से वैक्सीनेट हो जाएगा, लेकिन अभी भी हेजिटेंसी है। डॉक्टर दीपक, आपने वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की है। डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके अस्पताल में वैक्सीन भी लगाया जा रहा होगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दूसरी लहर के बाद, क्योंकि दूसरी लहर निश्चित तौर पर बिहार में भी भयावह थी। वैसे लोग चुनाव के बाद, जब बिहार में चुनाव हुआ तो लोग मजाक में कहते थे कि बिहारियों को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे थे उस अनुपात में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत कम थी। पर दूसरी लहर के बाद क्या आप देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है और वैक्सीन को लेकर के लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं? जी देखिए, सही बात है, जैसा डॉक्टर दीपक ने कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी तो है, और खास करके हमें लगता है कि रूरल एरियाज में ये थोड़ा सा जरूर ज़्यादा है। हुआ ये कि इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो उस रेजिस्टेंसी का एक कारण था कि जिस समय दूसरी वेव आई कोरोना की, और उस बीच में वैक्सीनेशन भी काफ़ी होने लग गया था, तो लोगों के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि आप पहले से आप गए हैं वैक्सीन लेने और उसी दौरान में लेने के कुछ दिनों बाद में कुछ लोगों के साथ में उनकी डेथ हुई, चाहे कुछ हुआ, तो एक माहौल बन गया कि नहीं, वैक्सीन लेने से हमारे अगर पूरे गांव में या एक इलाके में कोई एक आदमी ऐसा है जिसका वैक्सीन लिया और 2-3 दिन के बाद ही उसकी किसी वजह से डेथ हो गई बाई चांस, तो सब हर एक चीज को लोग रिलेट कर दे रहे थे कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। जबकि ऐसा था कि उस समय 4 लाख 5 लाख केसेस आ रहे थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी रहे होंगे, तो वो नेचुरल है। डेथ तो सोसाइटी में चाहिए, तो एक चीजें हैं जो अपने रेट पे वो एक होती रहेंगी, तो लोगों ने उसको रिलेट कर लिया कि नहीं वैक्सीन की वजह से डेथ है। और हमेशा जानते हैं कि जो अफवाह होता है वो बहुत तेज फैलता है, तो डेफिनेटली है उसकी हेजिटेंसी है, लेकिन हम लोगों का ये काम है, हम लोग रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक हम चिकित्सक लोगों का, पैरामेडिक्स का, आप लोग जैसे मीडिया में है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना भी हो सके इस हेजिटेंसी को हम लोग खत्म करने में हेल्प करें। हम लोग जैसे ओपीडी में बैठते हैं तो मेरा रूटीन है, एक क्वेश्चनायर उनका बाकी हेल्थ के अलावा अब हर एक लोगों से पूछता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं, तो 1 मिनट 2 मिनट में हमेशा उनकी काउंसलिंग में, नहीं लिया है तो आप लें, अगर आपने ले लिया है तो उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप और लोगों को वो करें, क्योंकि वैक्सीन से ये डेफिनेट है कि कोविड जो हम लोगों का अनुभव है हमारे हॉस्पिटल में, चाहे जितने अपने स्टाफ हैं हम लोग वैक्सीनेटेड थे, तो ये डेफिनेट है कि इसके बाद कोविड अगर आपको होता भी है तो बहुत ही चांसेस अभी तक के स्ट्रेन में तो ये है कि आप लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से आप बच जाएंगे, जो कि एक हमें लग रहा है कि रीजनेबल वो है कि वैक्सीन लगाना चाहिए लोगों को। निश्चित तौर पर वैक्सीन लगाना चाहिए। पर डॉक्टर दीपक, आपसे जानना चाहूँगा फिर से, क्योंकि आप रिमोट एरियाज़ में हैं, आप वैज्ञानिक भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपसे ये समझना चाहूँगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे जो भी मिथ रहे हो, दुष्प्रचार रहे हो, वो एक अलग बात है, पर दूसरी लहर के बाद क्या लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर? क्योंकि लोगों में अगर इस बात की अवेयरनेस होगी कि कोरोना के बुरे खतरे से बचना है तो वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है, क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ लोगों में? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है इस समय, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और सरकार ने भी अब एफर्ट्स ले रहे हैं, और जिस तरह से लोगों तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं, और लोग जो जानकार लोग हैं वो आगे आकर बता रहे हैं कि भाई देखिए लगाना क्यों ज़रूरी है और वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मास अवेयरनेस का जो प्रोग्राम और जो कैंपेन चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, डेफिनेटली इससे इम्प्रूवमेंट होता है, हमेशा बेहतरी होती है। फिर भी अभी बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी हेजिटेट करता है, और यहाँ पर सारी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो उन इलाकों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को एजुकेट करना, समझाना। और अभी हेजिटेंसी की बात, तो हम गांव देहातों में, चूँकि अशिक्षा एक बहुत बड़ी इशू है हमारे देश का,
लेकिन ये चीज़ शहरों में भी मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। हम सिर्फ गांव देहातों की बात ना करें, यदि वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर बात कर रहे हैं तो शहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी, बहुत सारे लोग जो एक तरफा संवाद करते हैं, जो सिर्फ अपोज कर रहे हैं मास्क लगाने वाली चीज़ों को लेकर, हो हल्ला मचाए हुए हैं, सैनिटाइजर्स को लेकर हो हल्ला मचाए हुए हैं, वैक्सीन्स को लेकर उसके इफेक्ट को लेकर हो हल्ला मचाए हुए हैं। लेकिन साइंस की नज़रिए से आप जब देखेंगे तो वैक्सीन का जो मैकेनिज्म होता है, जो वैक्सीन जो होता है, मैं इसलिए इस बात को आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा, शायद हर प्लेटफॉर्म पे ये मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि वैक्सीन का जो प्रक्रिया होती है, जो बनाने की प्रक्रिया होती है, वो जिस दौर में वैक्सीन बनती है, वो वैक्सीन उस दौर में चल रहे वायरस के स्ट्रेन के जीनोम के आधार पर वैक्सीन बनती है। अब यदि ये वैक्सीन बन गई और इमीडिएटली कम्युनिटी के अंदर में लगा दी गई पूरे मास स्केल पर, तो उस वायरस से आप बहुत तेज़ी से आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर में, चूँकि ये तो दुनिया भर में फैला हुआ है कोरोना, तो जैसे जैसे ये फैलते जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, वायरस रिप्रोड्यूस करते जा रहा है अपने आप को, तो उसके अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं। और चेंजेस आने से उसका जीन्स के अंदर में जो चेंजेस आते हैं, जो म्यूटेशंस होते हैं और नए स्ट्रेन्स बनते हैं, इस कारण से एक समय के आने के बाद में वो वैक्सीन की इफिकेसी उससे कम होते जाएगी। क्योंकि जो वैक्सीन जिस समय बनी है वो उस दौर के वायरस या उसके स्ट्रेन या उसके जीनोम्स के आधार पे बनी है, जो उस दौर में था, जो शुरुआती दौर में जिस समय वैक्सीन बना है। लेकिन अगले 6 महीने में वायरस के रूप बदलेंगे तो वैक्सीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, वैक्सीन भी अपडेट होगी। ये ठीक उस तरह से है जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में, लैपटॉप में एंटीवायरस डालते हैं। तो एंटीवायरस आप तब तक डेली आपको इंटरनेट ऑन करके एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है, ताकि आने वाली नई वायरस की जो डेफिनेशंस होती हैं उनसे वो फाइट कर पाए, आपके सिस्टम को कमजोर ना कर पाए। लेकिन अब आपकी डेफिनेशन जो है 1 साल पुरानी है वायरस की, आपका एंटीवायरस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो वो नए वाले जो वायरस होंगे, नए स्ट्रेन जो होंगे, वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए पुरानी जो एंटीवायरस है वो असर तो करेगी, लेकिन उसकी इफिकेसी कम होती जाएगी। इसलिए उसको अपग्रेड करना पड़ता है वैक्सीन को। अब क्या सवाल इसलिए कर रहा हूँ मैं ये बात कि आने वाले समय में 4 महीने बाद, यदि 6 महीने बाद, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कि भाई अब आपको बूस्टर डोज लगने वाला है, हम आपको तीसरी वैक्सीन भी लगाएंगे, 2 डोज के बाद में हम तीसरा भी देंगे, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो अभी भी भ्रम फैला रहा है और तब भी भ्रम फैलाएगा कि देखिए अब आ गए ना तीसरी नई वैक्सीन पे, तीसरे डोज पे आके, तो ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप लोगों को, जी हाँ, ये सब अलग डॉक्टर दीपक आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर हेमंत, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि आपने रिमोट एरियाज़ में इलाज किया है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूज़न देखा गया। स्टेरॉयड का इस्तेमाल कब करना है, बहुत तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है। किसी स्टेट में आइवरमैक्टिन का परमिशन था, किसी स्टेट में उसको बंद कर दिया गया। तो आपने क्या महसूस किया? क्या ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अभाव में क्या बहुत पेशेंट्स के साथ गलतियां हुई, डॉक्टर्स प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए वहां पर? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि बेसिकली अगर आप ये तो एक डेवलपिंग कोविड जो है, डेवलपिंग नॉलेज है, डे टू डे हमें नया नॉलेज मिल रहा है, तो इसमें डेफिनेटली कई सारी चीज़ें नेचुरल हैं जो आज से आप 10-10 ईयर्स डाउन द लाइन जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी थी या क्या कर सकते थे, तो वो तो एक डिस्कशन का मुद्दा होगा। बट लेकिन ये कि प्रोटोकॉल बेसिकली डिजीज नहीं है तो एक फिक्स प्रोटोकॉल आप बना नहीं सकते हैं। हम लोग जैसे रिमोट में है, चाहे कहीं पे भी होता है, तो अल्टीमेटली जो है कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि बेसिक डेफिनेट कुछ चीजें हैं जिनकी की प्रूवन एफिकेसी है, जिनका की रोल डेफिनेट हमें पता है कि ये फायदा हो रहा है इससे, वो पैरामीटर। कुछ चीजें जो हैं जो कि अभी इवॉल्व हो रही हैं, तो हम लोग जो इवॉल्व हो रही हैं चीजें उनके ऊपर बहुत नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक है कि आप अर्ली डायग्नोसिस इसमें की है। अगर आपके पास कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो अर्ली उनको पहचानना है, आइसोलेट करना है और उस पर एक नज़र हमेशा बना के रखना है कि कब आपको टाइम प्रॉपर इंटरवीन करना है।
अगर निश्चित तौर स्टेरॉयड पर भी डॉक्टर आप हेमंत, तो आपने जो बातें बताई वो जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभकारी होगा। डॉक्टर दीपक, आपने भी वैक्सीन हेजिटेंसी पे ज़्यादा प्रकाश डाला, वो जाहिर तौर पर लोगों में अवेयरनेस लाएगा और ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आएंगे और वैक्सीन के लिए रिमोट एरियाज़ में भी आगे आकर के तीसरी लहर से अपने को बचाने में कामयाब होंगे। तो आप दोनों का TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।